किसान भाई बहनों को रूपा भोजी का तहे दिल से जोहार नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। चलिए देखते हैं कृषि समाचार, जिसका रहता है आपको इंतजार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में डेयरी पर खर्च किए जाएंगे 207 करोड़ रुपए। इस साल दलहन की बुआई के रकबे में 3 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी। रबी मक्का के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं हाइब्रिड प्रभेद HQPM1। अब समाचार विस्तार से। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से झारखंड में दुधारू पशुपालन और दूध उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा झारखंड में कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिस पर करीब 207 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। झारखंड अलग हुआ, ये 12 बरस से डेयरी डेवलपमेंट प्लान देश में चल रहा, लेकिन ये झारखंड अलग हुआ, उत्तराखंड अलग हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो इस प्लान के अंदर 10 वर्षों तक इसको शामिल नहीं किया गया। मोदी सरकार आने के बाद पहला काम हम लोगों ने किया 2 वर्ष पहले, सरकार आते ही कि इस डेयरी डेवलपमेंट प्लान के तहत झारखंड को भी शामिल किया। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारा जो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, उसने 207 करोड़ के एक प्रोजेक्ट की मंजूरी दी थी और उसका क्रियान्वयन तेजी से सरकार कर रही है। इसके लिए भी हम बधाई देंगे। झारखंड में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दलहनी फसल के उत्पादन में 50% बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इस साल दलहन की बुआई की रकबा पिछले साल से 3 लाख हेक्टेयर अधिक है। दलहन की खेती के मामले में भी इस राज्य ने पिछले वर्ष की तुलना में 50% का उत्पादन बढ़ेगा, इतनी खेती इन्होंने बढ़ाई है। और यदि सिर्फ अरहर का विचार करें तो इस बार खरीफ में पिछले खरीफ की तुलना में 75% उत्पादन बढ़ेगा। और कुल जो खरीफ का रकबा है, जो पिछले वर्ष 22 लाख हेक्टेयर में खरीफ की बुआई हुई थी, इस वर्ष 25 लाख हेक्टेयर में 3 लाख हेक्टेयर ज़्यादा बुआई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि कृषि के मामले में झारखंड बहुत अग्रणी राज्य है। पशुपालक भाइयों, दुधारू पशुओं को मुंहपक्का रोग से खाने में और खुरपक्का रोग से चलने में परेशानी होती है। इससे दूध उत्पादन में कमी आ जाती है। इन रोग से बचाव के लिए पशुओं को स्वस्थ अवस्था में ही टीका दिलाएं। यदि ये रोग लग गए हों तो उन्हें एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक दवा से उपचार करें। मुंहपक्का और खुरपक्का जो बीमारी है, एक वायरस के कारण होता है, विषाणु FMD वायरस बोलते हैं। इससे बचाव के लिए टीकाकरण ही इसका एक उपयुक्त उपाय है। फिर भी अगर वो पशुपालक टीकाकरण नहीं कर पाए हैं और FMD हो गया है, तो इनका जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है, जो कि जैसे मुंह में फोड़े का हो जाना, पाँव में फोड़े का हो जाना, इसका निदान करें। इनका निदान करने के लिए वो एंटीसेप्टिक का उपयोग करें। मुंह में पोटेशियम परमंगनेट का घोल से साफ करें। पैरों के लिए पोविडीन आयोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। किसान भाई रबी मौसम में मक्का की खेती के लिए 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बुआई का काम कर सकते हैं। इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए हाइब्रिड प्रभेद HQPM1 लगाएं। रबी मक्का की बुआई में 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए झारखंड की मिट्टी और मौसम को ध्यान में रखते हुए कृषि विशेषज्ञ द्वारा अनुशंसित उन्नत प्रभेद का चयन करें। रबी मक्का के लिए किसान भाई हाइब्रिड किस्मों का प्रयोग करें, जैसे HQPM1, HQPM5, DHM 117, Bio 9682, Bio 9637 जैसी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों को। तथा किसान भाई जो रबी मक्का लगाना चाहते हैं, वो 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में उनको रबी मक्का की बुआई करें। ट्रैक्टर चालित इंक्लाइन प्लेन प्लांटर एक ऐसा कृषि यंत्र है जिसकी सहायता से किसान कई फसलों की एक साथ बीज बुआई कर सकते हैं। इस यंत्र से बड़े बीजों में मूंगफली, मक्का, काबुली चना तथा छोटे बीजों में सलजम और सरसों जैसी फसलों की बुआई की जा सकती है।
आज हम जानेंगे गोभी फसल में हीरा पृष्ठक कीट के रोकथाम के उपाय के बारे में। किसान भाई गोभी फसल के पौधों में हीरा पृष्ठक कीट आरंभिक अवस्था में ही दिखे तो बीटी दवा 1 ग्लास प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें या गोभी का पौधा लगाने के 18 से 25 दिन के बीच नीम निर्मित दवा 5% का फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपए से 2350 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2900 रुपए, चावल उत्तम 3300 रुपए से 6000 रुपए, गेहूं 2000 रुपए से 2400 रुपए, चना 8000 रुपए से 9500 रुपए, दाल अरहर 8300 रुपए से 9500 रुपए, दाल मसूर 6700 रुपए से 7200 रुपए, दाल चना 9000 रुपए से 10000 रुपए, सरसों तेल 10500 रुपए से 12000 रुपए, चीनी 3880 रुपए से 4000 रुपए, आलू 1200 रुपए से 1800 रुपए और प्याज 700 रुपए से 900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। अरे कहीं जाइएगा नहीं, देखिए संदेश। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। फल उगाए, फूल उगाए, उगाए गेहूं धान, अपनी माटी को सींचे, भारत की बढ़ाए शान। तो किसान भाई बहनों, गेहूं की खेती करने वाले हैं? तो आइए हम आज आपको जानकारी दिलवाते हैं गेहूं की उन्नत खेती व प्रभेद के बारे में। धान की कटाई के बाद किसान भाई रबी की मुख्य फसल के रूप में गेहूं की खेती करते हैं। गेहूं मुख्यतः एक ठंडी एवं शुष्क जलवायु की फसल है। फसल को बोने के समय 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तथा पकने के समय 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तापक्रम अच्छा होता है। अतः किसान भाई 15 से 30 नवंबर के बीच गेहूं की बुआई अवश्य कर दे। ज़्यादातर किसान भाई के जो धान है या तो पक के तैयार हो गए हैं या तैयार हो चुके हैं, उनको वो काट चुके हैं, है ना। अब उनकी तैयारी हो रही है अगले सीजन में प्रवेश करने की और अगला फसल लगाने की। तो अगर किसान भाई गेहूं की खेती करना चाहते हैं, गेहूं की खेती के लिए समय सबसे महत्वपूर्ण होता है और कोशिश ये किसान भाई का होना चाहिए कि गेहूं की खेती 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक पूरी कर लें।
30 नवंबर के बाद अगर आप गेहूं की खेती करना भी जारी रखेंगे तो आपको यील्ड में यानी पैदावार में काफ़ी आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। गेहूं की खेती सभी प्रकार की कृषि योग्य भूमि में की जा सकती है, लेकिन दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। गेहूं के बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है, इसलिए 2 से 3 बार अच्छी तरह से जुताई कर उसमें पाटा लगाएं। खरीफ की कटाई के बाद तुरंत खेत की जुताई करें ताकि खेत की नमी बनी रहे। गेहूं के लिए जो मिट्टी हम तैयार करते हैं वो बिल्कुल पाउडर के समान होना चाहिए, यानी जितना मिट्टी छोटा से छोटा कण में होगा उतना अच्छा हमारा गेहूं का सीड वहाँ पे सेट होगा और जर्मिनेट करेगा, यानी अंकुरण होगा। और जितना अच्छा अंकुरण होगा उतना अच्छा कल्ले निकलेंगे और उतनी ज़्यादा पैदावार बनेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि गेहूं का जो खेत है उसको 2 से 3 बार जुताई करना चाहिए और 2 से 3 बार प्लैंकिंग करना चाहिए, जो पाटा बोलते हैं। ये पाटा जितनी बार आप ज़्यादा चलाएंगे उससे क्या होगा कि मिट्टी का जो है वो छोटे छोटे और छोटे टुकड़े में बढ़ते चले जाएंगे और आप देखेंगे कि जब लास्ट बार जब आप पाटा चलाएंगे तो आपके पास मिट्टी की भुरभुरी और पाउडर के समान संरचना तैयार है। ये वैसे किसान के लिए ये खेती का तरीका है जो खेत को कोड़ करके और ट्रैक्टर का प्रयोग करके वहाँ पे लगाना चाहिए। जीरो टिलेज विधि से खेती करने के लिए धान की कटाई के वक्त से ही खेत की तैयारी शुरू कर दें। धान की कटाई इस तरह से करें कि खेत में उसके बचे हुए हिस्से की लंबाई अधिक न हो। खेत से खरपतवार हटाएं और डच हो की सहायता से पंक्तिबद्ध तरीके से बीजों की बुआई करें। इस विधि से बीज कम लगता है और पैदावार भी करीब 15% बढ़ जाती है। खेत की तैयारी में श्रम और सिंचाई के रूप में करीब 15% बचत होती है और खरपतवार भी कम होता है। देखिए ऐसा है कि जैसे मैंने कि नाम दिया जीरो टिलेज। जीरो मतलब होता है शून्य, शून्य का मतलब कुछ नहीं। तो टिलेज मतलब होता है खेत को जोतना कोड़ना को इंग्लिश में कहते हैं टिलेज। तो यानी खेत की जुताई कोड़ाई जो है वो शून्य है, यानी बिल्कुल नहीं के बराबर। तो कैसे करते हैं, जब धान की फसल को हम काटते हैं तो धान की फसल का जो नाड़ा होता है, काटने के बाद जो 6 इंच छोड़ते हैं उसको नाड़ा कहते हैं। तो इस नाड़ा को किसान भाई क्या करें कि ज़्यादा लंबा ना करके बहुत छोटा छोड़ें, यानी 2 से 3 इंच का नाड़ा खेत में छोड़ना चाहिए। और जब काट लिए आप धान तो खेत में जितने भी खरपतवार आपको दिखाई पड़ रहे हैं उस खरपतवार को आप मैनुअली वहाँ से हटा दीजिए, निकाल दीजिए, चुन चुन के निकाल दीजिए, है ना, ताकि खेत जो है वीड फ्री हो जाए। अब जब खेत पूरी तरह से साफ हो गया तो जिस भी प्रभेद का आप खेती करना चाहते हैं उस प्रभेद को ला करके वहाँ पे आपको सोइंग करना है। सोइंग कैसे करेंगे, खेत में तो जुताई कोड़ाई हुआ नहीं है, तो जो हमारे पास डछो होता है, किसान के पास ये डछो बहुत आसानी से मिल जाता है। डछो का आप देखेंगे एक सिरा पतला होता है, एक सिरा चौड़ा होता है। तो जो पतला वाला सिरा है उससे खेत में बस खाली लाइन हम बनाएंगे, लाइन इतना ही बनाएंगे कि उसमें हमारा गेहूं का बीज और खाद वहाँ पे छुप जाए। फसल की प्रति इकाई पैदावार खाद एवं उर्वरक की मात्रा और सिंचाई पर निर्भर करती है। गेहूं में हरी खाद, जैविक खाद एवं रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है। खाद एवं उर्वरक की मात्रा गेहूं की किस्म, सिंचाई की सुविधा, बोने की विधि जैसे कारकों पर निर्भर करता है। आवश्यकता अनुसार यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट के साथ खेत में पोटाश भी अवश्य दें। अंकुरण के वक्त सिंचाई करने से दाने पुष्ट होते हैं। गेहूं की फसल के लिए विभिन्न अवस्थाओं में 6 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। उसके बाद जब लाइन बनने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब आप क्या करेंगे, पहले उसमें खाद डालेंगे। खाद में क्या डालेंगे, यूरिया डालेंगे, सिंगल सुपर फास्फेट डालेंगे। अगर इनके पास नहीं है तो DAP से भी किसान सोइंग कर सकते हैं। और पोटास का खाद जरूर डालेंगे। पोटास खाद जो लाल वाली खाद होती है उसको हम लोग पोटास खाद कहते हैं। किसान भाई ज़्यादातर क्या करते हैं, ये 2 खाद तो डालते हैं, पोटास वाली खाद नहीं डालते, लाल वाली खाद नहीं डालते। तो कोशिश करें कि पोटास को भी जरूर डालें। जब आप लाइन में आप खाद गिरा दिया तब आप बीज, जो भी प्रभेद आप चाहते हैं लगाना, उस प्रभेद का बीज वहाँ पर लाइन में लगाते चले जाएंगे, गिराते चले जाएंगे। और गिराने के बाद जो मैंने शुरू में कहा था ना, बहुत कम गहरा करना है तो बहुत थोड़ी मिट्टी निकलेगी, तो कोशिश करें उसी मिट्टी से उसको ढक दें। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी वो सीड ढक नहीं पाता है क्योंकि मिट्टी की मात्रा बहुत कम होती है।
तो वैसी हालत में कहीं से बालू ले करके और उसमें आधी बालू और आधी मिट्टी की मात्रा अच्छी तरह से मिला दीजिए और उससे फिर पूरे सीड को आप ढकते चले जाएं, तो आप देखेंगे कि जो खेत में जो नमी थी उस नमी से आपका बहुत अच्छा जर्मिनेशन वीट का हो गया और आपको एक सिंचाई जो जर्मिनेशन के लिए आपको देना था उससे आप बच गए, है ना। तो बिना सिंचाई का आपके पास जर्मिनेशन वीट के लिए पानी मिल गया और आप वहाँ पे जर्मिनेट हो गया। इसी को कहते हैं जीरो टिलेज से गेहूँ की खेती। फसल उत्पादन में उन्नत किस्मों के बीज का महत्वपूर्ण स्थान है। गेहूं की किस्मों का चुनाव जलवायु, बोने के समय और क्षेत्र यानी सिंचित और असिंचित क्षेत्र के आधार पर करना चाहिए। समय से बुआई के लिए K9107, TBW14 तथा K0306, HUW 468 बिरसा गेहूं 3 प्रमुख है। असिंचित क्षेत्र में समय से बुआई के लिए C306, K8027 जैसी किस्में उपयुक्त है। देर से बुआई के लिए HW 2036 एक प्रमुख किस्म है। मैं 2-3 प्रभेद का नाम लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा, ताकि किसान भाई उसमें भूल मत जाए। K9107, DBW14, है ना, K0306, K0306, ये किस प्रभेद हर जगह सब जगह उपलब्ध हैं और इसको अगर वो किसान भाई लेते हैं और खेत में लगाते हैं तो उनको उत्पादन अच्छी मिलेगी। अगर कोई किसान भाई लेट से खेती करते हैं तो उनको चाहिए कि NW 2036 ये प्रभेद किसान भाई लगाएं, क्योंकि इसका ये जो प्रभेद है ये बहुत अच्छा करता है लेट से लगाने वाले। और कोई किसान भाई अगर जिनके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंचाई नहीं दे सकते, यानी पानी बहुत कम है, तो वैसे में C306 प्रभेद का चुनाव करना चाहिए ताकि आपके फसल को किसी तरह का। झारखंड में गेहूं की खेती का तेजी से विस्तार हो रहा है। किसान वैज्ञानिक ढंग से खेती कर बेहतर उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी? अच्छी थी ना? ले लेते हैं एक छोटा सा विराम, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। किसान भाई बहनों, आप धान और गेहूं की खेती तो करते ही हैं और हरी सब्जियों की खेती भी करते हैं। तो चलिए आज हम आपको जानकारी दिलवाते हैं झाड़ीदार फ्रेंच बीन की उन्नत खेती और प्रभेद के बारे में। अच्छे से देखिए। प्रोटीन की अधिकता, पौष्टिकता एवं चाइनीज फूड में प्रयोग किए जाने की वजह से बाजार में फ्रेंच बीन की अच्छी मांग है। राज्य के किसान लत्तेदार और झाड़ीदार दोनों ही किस्मों के फ्रेंच बीन की खेती करते हैं। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए उचित जल निकास वाली जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। अच्छी उपज के लिए मिट्टी का pH मान 6 से 6.5 के बीच हो। संतुलित उर्वरकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग के साथ साथ मिट्टी की अम्लीयता एवं क्षारीयता की जानकारी के लिए मिट्टी की जांच अवश्य करा लें। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की जहाँ तक बात है तो झाड़ीदार फ्रेंच बीन के लिए उपयुक्त मिट्टी वैसी होनी चाहिए जिसमें कि जल जमाव ना हो, मिट्टी जो हो मुलायम हो। अगर बलुई दोमट मिट्टी है तो झाड़ीदार फ्रेंच बीन के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि झाड़ीदार फ्रेंच बीन के जो पौधे होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, छोटे और झाड़ी नुमा होते हैं। तो ऐसी मिट्टी जिसमें कि जीवांश की मात्रा अच्छी मात्रा में हो, मिट्टी का pH यानी कि उसकी अम्लीयता और क्षारीयता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये एक ऐसी फसल है, अगर मिट्टी की अम्लीयता 5.5 से अगर कम है तो फिर वैसे में चूने की आवश्यकता होती है। इसके लिए जो उचित
पीएच की मात्रा होनी चाहिए और वह 6 से 6.5 के बीच होनी चाहिए। जमीन के चुनाव के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से 2 से 3 बार खेत की जुताई कर लें। अच्छी तरह से जुताई करने से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और अनावश्यक खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। खेत की तैयारी करने के लिए पहले तो मिट्टी पलटने वाले हल से अगर खेत की एक जुताई कर लें तो नीचे की मिट्टी ऊपर की नीचे जो आ जाती है और खरपतवार भी नीचे मिट्टी में दब जाते हैं। इसके बाद सामान्य हल से वो कम से कम 2 से 3 जुताई अगर कर लें तो मिट्टी बिल्कुल तैयार हो जाती है और उसमें जितनी भुरभुरी कर लें उतनी अच्छी है, क्योंकि ये फसल जो है छोटे अवधि की है। इसकी जो फसल का जो ड्यूरेशन है, जो अवधि है, वो 55 से 60 दिनों में ये फसल निकल जाती है और 2 से 3 तुड़ाई के बाद ही फसल अपने जीवन काल की जो उपज है वो दे पाती है। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए 25 टन कंपोस्ट, 125 किलोग्राम यूरिया, 325 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 80 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिट्टी तैयार करते वक्त डालें। यूरिया की आधी मात्रा खेत तैयारी के वक्त और शेष मात्रा का उपयोग टॉप ड्रेसिंग के वक्त करें। खेत की बढ़िया से तैयारी करने के बाद उसमें खरपतवार निकालने के पश्चात उसमें जो उपयुक्त खाद की मात्रा हो, जिसमें कि कंपोस्ट खाद की मात्रा प्रति हेक्टेयर कम से कम 25 टन की मात्रा में दें। साथ ही यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट, पोटास, यूरिया की मात्रा प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो मात्रा है 125 किलोग्राम की है, जिसे 2 भागों में बांट लें। आधी ज़मीन की तैयारी के साथ दें। सिंगल सुपर फॉस्फेट में 325 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट दें और करीब 80 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश खाद मिट्टी में मिला दें। खेत तैयार करने के पश्चात खेत में अच्छी तरह से क्यारी बना लें। कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर जबकि पौधे से पौधे की दूरी 5 से 6 इंच के बीच रखें। इससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और उपज भी तुलनात्मक रूप से बेहतर होती है। और पंक्तियों से बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर रखें, लगभग 1.5 फीट से थोड़ी सी कम। और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो कम से कम 5 से 6 इंच की दूरी पर रखें। अगर इस दूरी पर अगर हमारे किसान भाई बीजों की बुआई करते हैं तो फसलों की जो संख्या बनती है, पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर काफ़ी अच्छी बनती है और इससे काफ़ी अच्छी उपज भी मिलती है। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की कई किस्में बाजार में उपलब्ध है, लेकिन अर्का कोमल, पंत अनुपमा और स्वर्ण प्रिया कुछ ऐसी किस्में हैं जो झारखंड की जलवायु और मिट्टी के लिए उपयुक्त है। बीजों के अच्छे अंकुरण और रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए बुआई से पहले बीजोपचार अवश्य करा लें। हमारे झारखंड प्रदेश के किसान भाई अगर झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती करना चाहते हैं तो वो कुछ 2-3 किस्मों की चुनाव करें, जिससे कि उनके उपज की बड़ी अच्छी प्राप्ति होगी। एक है अर्का कोमल, दूसरी एक किस्म है जिसका नाम है पंत अनुपमा, तीसरी एक किस्म है जिसका नाम है स्वर्ण प्रिया। ये तीनों किस्में झारखंड के जलवायु के लिए, झाड़ीदार किस्मों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती वर्ष में 2 बार की जा सकती है। सितंबर, अक्टूबर और मध्य फरवरी से मार्च के बीच इसकी खेती की जा सकती है। फ्रेंच बीन की फसल में पाला सहने की क्षमता काफी कम होती है, इसलिए फसल लगाने का समय ऐसा चुनें जिससे ये पाला से प्रभावित न हो। हमारे झारखंड प्रदेश में फ्रेंच बीन झाड़ीदार किस्मों की खेती साल में 2 बार बड़ी आसानी से की जा सकती है। एक समय अभी सितंबर का महीना, सितंबर से अक्टूबर के महीने में अगर इसकी बुआई कर दी जाए, इसका उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है। ये झाड़ीदार फ्रेंच बीन की फसल ऐसी है जो कि फ्रॉस्ट या पाले को सहन नहीं कर पाती है, तो ये फसल जो कि 55 से 60 दिनों की है, तो ऐसे समय हम इसे लगाएं जिससे कि पाले के प्रकोप से हम बच जाएं। यानी कि अगर सितंबर अक्टूबर महीने में इसकी खेती करते हैं तो हमारा फसल पाले से मुक्त रहता है और अच्छी उपज भी होती है। एक दूसरा समय भी है जो जबकि जाड़ा कम होना शुरू होता है, यानी कि फरवरी महीने में, फरवरी के मध्य के बाद और मार्च महीने में अगर इसे हम बुआई कर दें तो वो फसल भी अच्छी उपज देती है और किसान उस समय का भी चयन कर सकते हैं। लेकिन अभी बिल्कुल उपयुक्त समय चल रहा है। फ्रेंच बीन की खेती में नमी बनाए रखें। फूल आने से पहले यानी 40 से 45 दिन, फूल आते वक्त यानी 50 से 55 दिन और फलियां तैयार होते वक्त यानी 55 से 60 दिनों में सिंचाई अवश्य करें। कुछ खास समय पर विशेष रूप से सिंचाई की आवश्यकता होती है, जैसे फूल आने के बिल्कुल पहले,
जब फूल आ रहे हों और जब फलियां परिपक्व हो रही हों। ये 3 स्टेज ऐसे हैं जिस समय पानी की सिंचाई की कमी, नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो अभी जो हमारे प्रदेश की भूमि में पानी का जमाव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मिट्टी में नमी होनी चाहिए, लेकिन इन 3 विशेष अवसरों पर ठीक फूल आने के पहले, जो कि करीब 40 से 45 दिनों के बीच का समय होता है रोपाई के बाद, फिर फूल आने का समय वो जो कि 50 से 55 दिनों का होता है, और फली के परिपक्व होने का समय जो कि 55 से 60 दिनों का होता है। इसकी फली फूल आने के बाद लगभग 10 से 12 दिनों में फलियां बाजार में ले जाने के लिए उपयुक्त हो जाती हैं। सही समय पर बुआई, उपयुक्त प्रभेदों का चुनाव, बीजोपचार, मिट्टी की जांच और संतुलित उर्वरकों के उपयोग के साथ साथ सही समय में सिंचाई से फ्रेंच बीन की अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। तो कैसी लगी जानकारी? अच्छी थी ना? जी हाँ, जानकारियों पर अगर अमल करेंगे आप तो लाभ तो होगा ही होगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। चलते चलते फटाफट कागज़ और कलम उठा लीजिए और हमारा पता नोट कर लीजिए, ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।